हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का लेसन नंबर 14 पढ़ाऊंगा। ये जो लेसन है ये एक यूनिट के रूप में है। इस यूनिट का नाम है परमाणु व नाभिकीय भौतिकी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपका 6 नंबर का 2 पाठों का यूनिट है। इसमें जो आपका पहला पाठ है मीन्स पाठ नंबर 14 है, ये है परमाणुीय या परमाणु भौतिकी। ये जो आपका 3 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में देता है। ये बहुत सिंपल पार्ट है क्योंकि इसका कुछ भाग हम क्लास 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं और क्लास 11 में इसका मैक्सिमम पार्ट हम पढ़ते हैं। मीन्स क्यों कह सकते हैं कि ये हम पढ़ते हैं, लेकिन ये हम जो है 9वीं और 10वीं की विज्ञान में पढ़ते हैं और कक्षा 11 की केमिस्ट्री में इसको अपन पढ़ते हैं। तो कक्षा 11 की केमिस्ट्री में कहें या क्लास 12 की फिजिक्स में कहें, छोटे मोटे अंतर है इनमें, बाकी दोनों पार्ट लगभग सेम है। अर्थात अगर आपका 11वीं क्लास का पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर है तो यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स आपकी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। हम इस पर कुछ प्रकार डालते हैं। यहाँ परमाणु की संरचना को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक आए और इन्होंने अपने अपने मॉडल को समझाने का प्रयास किया। ये एटॉमिक मॉडल है। पहला इसमें जो वैज्ञानिक आया वो था जे थॉमसन, उसके बाद आया था रदरफोर्ड और तीसरा था नील्स बोर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थॉमसन मॉडल की, कि थॉमसन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए किस प्रकार का मॉडल दिया। तो देखिए 1838 में थॉमसन ने अपने मॉडल में या परमाणु की संरचना के बारे में बताया कि परमाणु जो है वो एक धन आवेशित गोला होता है। तो इसका मतलब ये पूरा की पूरा मैंने एक गोला बना दिया और ये जो गोला है ये कैसा गोला है, धन आवेशित। अर्थात इस गोले पर कौन सा आवेश है, धनावेश है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में इस गोले के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो अंदर कौन है, ऋणावेश, और ऋणावेश किस रूप में है, ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन के। तो ये सिंपल सी बात किसने कही, थॉमसन ने कही। किस मॉडल को समझाने के लिए, अपने परमाणु के मॉडल को या परमाणु की संरचना को समझाने के लिए कि परमाणु क्या है। परमाणु एक गोला है। ये गोला कैसा होता है, धनावेशित होता है, जिसके अंदर ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। इसने बहुत अच्छी बात कही कि यहां जो धनावेश है उसकी मात्रा ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होती है। यानी जितना परमाणु धनावेशित होता है उतना ही ऋण आवेशित होता है। धनावेश जितना है उतना ही ऋण आवेश है। मीन्स परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। इस तरह से उसने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की। अब देखिए इस मॉडल को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। पहला इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग क्यों कहा,
क्योंकि पुडिंग जो है एक व्यंजन होता है। शादी में मिठाइयाँ खाते हैं, तरह तरह की केक लेते हैं हम, तो आपने देखा हो जैसे केक होता है, केक के ऊपर चेरी लगी होती है, ठीक है, मिठाइयों के ऊपर आलू बुखारे या बादाम किशमिश लगी होती है। इसी तरह से पुडिंग जो व्यंजन है उसके ऊपर प्लम मीन्स आलू बुखारे लगे हुए होते हैं। तो इसलिए पुडिंग की जो पुडिंग व्यंजन है उसकी तुलना किससे की? धनावेश से की, और प्लम जो है उसकी तुलना किससे की? ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन से की। इस कारण से इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे अपन तरबूज जो है, तरबूज के बीज का मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बताया था कि तरबूज जो है वो परमाणु की तरह कैसा होता है? आवेशित होता है, और उसके अंदर जो गूदा है, गूदे में जो बीज लगे हुए होते हैं ये कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद इसकी विशेषता, पहली विशेषता आपको बताई कि ये किसके बारे में बताता है? ये हमें परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताता है। दूसरा में ये गैसों के आयनीकरण के बारे में भी बताता है। तीसरा ये रासायनिक उत्सर्जन के बारे में भी व्याख्या करता है। तो इसकी तीन विशेषता हमने देखी। पहली विशेषता परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है। दूसरा गैसों के आयनीकरण, गैसें जो है वो किस प्रकार से आयनित होती है। तो आयन के लिए हमने पता है आयनों के लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है। तीसरा रासायनिक उत्सर्जन भी। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात और कही, उसको समझते हैं कि परमाणु जो है उसके द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है। अब ये चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। परमाणु के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी हो गई माध्य स्थिति। माध्य स्थिति का स्थिर अवस्था है इसकी, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के इधर और इधर कंपन या दोलन गति करता है। जैसे ये माध्य स्थिति हो गई, ये इधर और ये इधर, तो इधर और इधर जो है वो माध्य स्थिति के इधर उधर जो गति है वो कौन सी गति हो गई? दोलन गति। ये जो दोलन गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाती है? त्वरित गति आ जाती है। दोलन के कारण क्या जाती है? त्वरित गति, और इस त्वरित गति के कारण ही इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करने लगता है। अब समझने वाली बात क्या है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थित है? परमाणु के अंदर स्थित है। तो इसलिए कहा जाता है कि परमाणु के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है। लेकिन अब बात करें अपन इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होता है उसके कारण इसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ये जो स्पेक्ट्रम है ये एक रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक रेखा के रूप में। अब इस विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जन के कंसेप्ट को यदि हम हाइड्रोजन परमाणु पर अप्लाई करें, कि क्यों करें हम हाइड्रोजन परमाणु पर अप्लाई? क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके अनुसार जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये भी कितनी रेखा को? एक रेखा का उत्सर्जन करना चाहिए। लेकिन प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें एक से अधिक रेखाएं होती है। तो हाइड्रोजन
स्पेक्ट्रम में एक से अधिक रेखाएं होती है तो क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा। ये प्रयोग कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित हो रही है, अर्थात जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो एक रेखा का बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रयोगों से देखा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक रेखा का होना चाहिए, लेकिन एक रेखा का नहीं होकर ये एक से अधिक रेखाओं के रूप में होता है। तो पहली जो इसकी कमी है वो इस मॉडल की क्या कमी है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये असमर्थ रहा। दूसरी जो इसकी कमी है वो है रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में भी ये मॉडल असमर्थ